साल था 1917 का और वक्त था हमारे देश के अंदर ब्रिटिश रूल का। जी हाँ, अंग्रेजों के राज का। उस समय कैसे एक साधारण से इंसान ने देश को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया और बिना कोई हथियार उठाए देश से, देश की बहुत महत्वपूर्ण जगह से अंग्रेजों को भगा दिया और उनकी प्रतिष्ठा को हिला कर रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की, और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 आपकी बुक फ्लेमिंगो से, जिसको लिखा है लुइस फिशर ने। लुइस फिशर ने एक बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उस बुक में से ही इस चैप्टर को लिया गया है। ये उस बुक से एक एग्जर्प्ट है और आज हम इस चैप्टर की डिटेल तक जाएंगे, समझेंगे किस तरह से एक महात्मा ने देश के अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने के एक नए हथियार का पहली बार प्रयोग किया और पहले ही प्रयोग के अंदर किस तरह से वो जीते। आखिरकार वो वैल्यू पॉइंट्स क्या थे जिसकी वजह से महात्मा गांधी जीते। ये सब हमको आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चैप्टर ही ना होकर एक लाइफ लेसन है कि किस तरह से आप अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी विलिंगनेस और स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस को परिणामों में बदल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और पढ़ते हैं इंडिगो चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम ए बुक फ्लेमिंगो। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं इस कहानी का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में क्या है देखते हैं। इन दिस स्टोरी लुइस डिस्क्राइब्स गांधी जी स्ट्रगल फॉर द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण हु वर द शेयर क्रॉपर्स विद द ब्रिटिश प्लांटर्स। यहाँ पर जो कहानी लिखी है वो लुइस फिशर ने लिखी है और बताया क्या गया है, यहाँ पर गांधी जी के स्ट्रगल को दिखाने की कोशिश की गई है। किनके सपोर्ट में? शेयर क्रॉपर्स के सपोर्ट में। और ये शेयर क्रॉपर्स हैं कहाँ? चंपारण के। एक्चुअली क्या था, चंपारण जो कि बिहार का एक हिस्सा है, वहां पर शेयर क्रॉपिंग जो थी उसका सिस्टम चलता था। शेयर क्रॉपिंग में क्या होता था कि जो फार्मर्स को अपनी टोटल होल्डिंग का, जितनी भी उनके पास जमीन है, उस होल्डिंग के ऊपर 15% एरिया पर इंडिगो यानी नील उगाना पड़ता था। और इसकी टोटल जो हार्वेस्ट आती थी, इस हार्वेस्ट को एज टैक्स ये ब्रिटिश को सरेंडर कर देते थे। ठीक है, ये शेयर क्रॉपिंग का ओवरऑल पैटर्न था। इस तरह से अंग्रेजों को फ्री का इंडिगो मिल जाया करता था और इस बात से किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। वो अपनी खुद की खेती को ढंग से नहीं कर पाते थे। तो इन्हीं चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए एक आम सा बंदा कहीं गया, किसी से मिला और फिर हुआ इंडिया का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दे लेड अ माइजरेबल लाइफ, किसान बहुत ही दुखद जीवन जीते थे। एंड वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो अकॉर्डिंग टू एन अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट था जो मैंने आपको यहाँ बताया। इसी अग्रीमेंट के थ्रू वो मजबूर थे नील उगाने के लिए। दे सफर्ड अ ग्रेट इनजस्टिस ड्यू टू द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में जमींदारी व्यवस्था चलती थी, उसकी वजह से बहुत अन्याय झेलना पड़ता था उन किसानों को। Gandhi waged a war for about a year against their atrocities and brought justice to the poor people. गांधी जी ने पूरे 1 साल तक संघर्ष किया, युद्ध लड़ा इन अत्याचारों के खिलाफ और इन किसानों के लिए ये जस्टिस यानी न्याय को लेकर आए। दोबारा न्याय की व्यवस्था गांधी जी ने करवाई। कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर सबसे पहले हैं राजकुमार शुक्ला, एक शेयर क्रॉपर है। शेयर क्रॉपर आप समझ ही गए कौन होता है। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, ये बेसिकली एक फॉलोअर है गांधी जी का, लेकिन ये एक ब्रिटिश मिशनरी था। कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी और देवदास गांधी जी का सबसे छोटा बेटा। अब नोट्स की बात करते हैं, तभी हम स्टोरी पर आएंगे। एक्चुअली क्या हुआ, साल था 1917 का, जब गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक कन्वेंशन में गए थे लखनऊ में। यहां पर राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति गांधी जी से मिलने आया। अभी राजकुमार शुक्ला कौन है, कैसा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। राजकुमार शुक्ला जो है एक गरीब शेयर क्रॉपर है, चंपारण से बिलोंग करता है और इसकी गांधी जी से मिलने की इच्छा है।
स्टोरी को समझते चलना दोस्तों, बहुत शानदार स्टोरी है। राजकुमार शुक्ला की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर आपके सामने कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आता है तो आप क्या लिखेंगे? राजकुमार शुक्ला एक इलिटरेट यानी अनपढ़ बट रेजोल्यूट, रेजोल्यूट होता है डिटरमाइंड, आप यूज कर सकते हैं इस टर्म को। एक डिटरमाइंड पर्सन था, दृढ़ निश्चय रखने वाला, पक्का इरादा रखने वाला पर्सन था। हेंस फॉलोड गांधी जी टू लखनऊ, इसने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा, सबसे पहले लखनऊ में मिला, फिर कानपुर पहुंचा उनके पीछे पीछे, फिर अहमदाबाद, कैलकाटा, पटना, फिर मुजफ्फरपुर, साथ रहा, एंड देन चंपारण जो इसकी डेस्टिनेशन थी। एक्चुअल बात थी कि 1970 के इस कन्वेंशन में गांधी जी आए हुए थे और यहीं पर शुक्ला भी आया। शुक्ला का काम था क्या करना? कंप्लेन करना। वो कंप्लेन करने आया था इस इनजस्टिस की, जो इनजस्टिस हो रही थी यहाँ पर किसानों के साथ में, ठीक है। तो ये गांधी जी से मिला, इसने गांधी जी से अर्ज किया यानी प्रार्थना की कि वो उसके साथ चंपारण चलें। पर गांधी जी को शुरुआत में भरोसा नहीं था इस आदमी के ऊपर। उन्होंने इसको टेस्ट करने के लिए कहा कि तुम एक काम करो, मैं डेट फिक्स करूंगा पर तुम अभी तो मेरे साथ ही रहो या फिर चले जाओ, मैं तुमको बता दूंगा। तो ये इन जगहों पर गांधी जी के पीछे 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 गया। तब गांधी जी ने उससे एक जगह कहा कि एक काम करना, कैलकाटा में मेरी एक मीटिंग है, वहां पर पहुंच जाना और उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ चल चलूंगा। ये गांधी जी के फ्री होने से पहले ही कैलकाटा पहुंच गया। और पहुंचने पर जब गांधी जी को ये मिला तो गांधी जी अब कुछ कह तो सकते नहीं थे, गांधी जी को चलना ही पड़ा। तो सबसे पहले गांधी जी जो थे वो पटना गए। पटना जाने का रीजन क्या था? पटना जाने का रीजन था सबसे पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलना। याद रखना है आप लोगों को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आप जानते होंगे कौन थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और एज वेल एज इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, राइट। और बाय प्रोफेशन ये एक लॉयर थे, रिनाउंड लॉयर थे उस समय के। तो गांधी जी इनसे मिलना चाहते थे। गांधी जी का इनसे मिलने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? गांधी जी को और भी ज्यादा एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जो भी इनजस्टिस चंपारण में हो रही थी उसके बारे में एब्सोल्यूट क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन चाहिए थी, क्योंकि राजकुमार शुक्ला जो था वो अपना पक्ष बता सकता था, पर वास्तव में वहां पर हकीकत क्या थी, क्या सिचुएशंस थी, उन सिचुएशंस को जानने के लिए वो पटना गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने। पर हुआ क्या, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आउट ऑफ टाउन गए हुए थे, यानी वो नहीं थे। तो इनको, गांधी जी को और राजकुमार शुक्ला को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर सर्वेंट्स मिले, ठीक है। ये सर्वेंट्स जो थे वो राजकुमार शुक्ला को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो सर्वेंट्स ने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद के घर पर उन्होंने सोचा कि गांधी जो है वो भी एक अनटचेबल है। याद रखेंगे उस समय अनटचेबिलिटी प्रिवेल करती थी, ठीक है, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, ठीक है, कास्टिज्म था, छुआछूत की व्यवस्था फैली हुई थी। तो सर्वेंट्स ये जानते थे कि शुक्ला जो है वो एक अनटचेबल है और ये बेसिकली एक ह्यूमन, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन यानी गरीब किसान जो है, और ये हर बार आता है और हमारे मालिक को परेशान करता है। तो क्या फायदा है इसको अंदर बुलाने का? और जो इसके साथ आया है, यानी कौन आया था साथ में? गांधी जी आए थे, ठीक है, ये भी शायद ऐसा ही व्यक्ति होगा। अब गांधी जी को उन्होंने एक अनटचेबल माना, उसका रीजन क्या था? एक तो गांधी जी का अटायर, यानी गांधी जी के जो कपड़े थे, सॉरी, ठीक है, गांधी के जो कपड़े थे, और दूसरा उनके लुक्स कुछ ऐसे ही थे, सिंपल, ऐसा लगता था कि वो भी, जबकि वो तो वैष्णव थे और अपर कास्ट को बिलोंग करते थे, बट उन्होंने सोचा सर्वेंट्स ने कि ये भी एक अनटचेबल है। अब क्या होता है, गांधी कंसिडर्ड एज एन अनटचेबल बिकॉज ऑफ सिंपल लिविंग स्टाइल एंड बियरिंग, मैंने आपको बताया ना, ड्यू टू द कंपनी ऑफ राजकुमार शुक्ला एज वेल, राजकुमार शुक्ला के साथ होने के कारण और एक सिंपल और बिल्कुल साधारण से कपड़े पहने होने के कारण उनको अनटचेबल समझ लिया गया। अब यहां से उन्होंने कहा सर्वेंट्स ने कि आप बाहर रहिए, ठीक है,
और बाहर जो वेल है यानी जो कुआं है उसमें से आप पानी जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सोर्स पल्यूट हो जाएगा, छुआछूत की व्यवस्था थी, तो उन्होंने पानी निकालने तक से मना कर दिया गांधी जी को, शुक्ला को। तब गांधी जी decided to go to मुजफ्फरपुर first to get detailed information about चंपारण sharecroppers। तो उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय किया कि आप मुजफ्फरपुर जाते हैं और वहां से बाकी की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो दोस्तों ये लोग पहुंचे अब मुजफ्फरपुर। यहां से इन्होंने एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, और यहां मुजफ्फरपुर पहुंचकर ये प्रोफेसर मलकानी के घर में रुके। प्रोफेसर मलकानी जो थे एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ये एक स्कूल टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल टीचर। ठीक है, इस दौरान स्थिति क्या थी? इंडियंस अफ्रेड शोइंग सिंपैथी टू द सपोर्टर्स ऑफ होम रूल। होम रूल का मतलब होता है स्वशासन, ठीक है, देशी राज जो था, जो कि अगेंस्ट ब्रिटिश था। तो उस समय इंडियंस डरते थे किसी भी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने में या किसी भी ऐसे व्यक्ति को शेल्टर देने में जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट काम करता हो। ओवरऑल बात यह है। पर प्रोफेसर मलकानी ने गांधी जी को अपने घर में रुकाया। गांधी चीरेड द द न्यूज ऑफ गांधी अराइवल स्प्रेड। पर गांधी जी के आने की खबर जो थी अब फैल चुकी थी। शेयर क्रॉपर्स जो थे वो इकट्ठे होते जा रहे थे बड़ी संख्या में। ठीक है, अपने चैंपियन यानी अपने नेता से मिलने के लिए। ध्यान रखेंगे, चैंपियन का मतलब केवल विजेता नहीं होता, नेता भी होता है। ठीक है, तो ये लोग क्या कहते हैं, गांधी जी मिलना चाहते थे। अब यहां से क्या हुआ, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में जो लॉयर मिले थे ना, इनको बुरी तरह फटकारा। चाइडेड यानी फटकारना, क्योंकि ये बहुत मोटी फीस वसूल करते थे इन गरीब किसानों का केस लड़ने के लिए, उन गरीब किसानों से। तो गांधी जी ने फटकारा। चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो थी उस समय बड़ी बड़ी एस्टेट्स यानी जागीरों में डिवाइड थी, और इन जागीरों के मालिक थे अंग्रेज, और यहां पर किराएदार या फिर मजदूर थे इंडियन फार्मर्स। ठीक है, अपनी ही जमीन पर हम मजदूर बन गए थे। और जो ये जमींदार थे किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी जमीन के 15% हिस्से पर इंडिगो उगाएं, नील उगाएं, और इस पूरी की पूरी हार्वेस्ट को एक रेंट के रूप में क्या कर दें, सरेंडर कर दें, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। इस दौरान जब ये सब चीजें चल रही थी तो जर्मनी नाम के देश ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया, यानी जो आर्टिफिशियल इंडिगो होता है, नील होता है। ये सस्ता था, सबसे पहली बात तो क्या थी, ये सस्ता था और बहुत ही कम टाइम में यानी क्विकली तैयार हो जाता था। ठीक है, जबकि ऑर्गेनिक इंडिगो को टाइम लगता था। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फ्रीड द इंडियन फार्मर्स फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। अब इनके काम का तो बचा नहीं है ऑर्गेनिक इंडिगो, अंग्रेजों के काम का तो बचा नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इंडियन फार्मर्स को इस 15% के अरेंजमेंट से मुक्त कर दिया। पर इन्होंने कहा कि आप हमें कंपेंसेशन दीजिए, मुआवजा दीजिए। अगर आपको इस अरेंजमेंट से मुक्त होना है तो आप हमको एक लमसम अमाउंट दे दो। ठीक है, मैनी साइन सम रजिस्टर्ड। कई सारे किसानों ने तो खुशी खुशी साइन कर दी कि ठीक है भैया, एक बार में अमाउंट लो और पीछा छोड़ो। पर कई ऐसे थे जिन्होंने मना किया। एंगेज लॉयर, तो इन लोगों को लॉयर्स रखने पड़े अंग्रेजों के खिलाफ केस लड़ने के लिए, केस होना तो लाजमी था। एंड लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और इन जमींदारों ने इनके किसानों के अगेंस्ट ठग्स को हायर कर लिया। अब इसी दौरान गांधी चंपारण पहुंचे और सीधे सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जो था, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था उससे जाकर मिले। वहां वो उससे फैक्ट जानना चाहते थे इस सिस्टम के, पर उस सेक्रेटरी ने मना कर दिया गांधी जी को। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि तुम एक आउटसाइडर हो और हम एक आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी जी को मना किया। अब गांधी वेंट टू द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर। अब यहां से गांधी जब कुछ नहीं हो पाया तो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए। ठीक है, हु आस्क्ड हिम टू लीव टिरुथ। टिरुथ क्या था? टिरुथ बेसिकली एक डिवीजन थी। ठीक है, और इसी डिवीजन का हिस्सा था चंपारण। ठीक है, चंपारण टिरुथ डिवीजन का हिस्सा था बेसिकली,
जैसे कि एक सिटी के अंदर क्या होता है, टाउन होता है, ठीक है, गांव होते हैं, पोस्ट अलग लगती है, इस तरह से। तो ये ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले, पर कमिश्नर ने तुरंत कहा कि भाई तुम यहां से चले जाओ, और इसने फटकारा भी और धमकाया भी गांधी जी को। गांधी जी डिसोबेड, गांधी जी ने मना कर दिया। वेंट टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, ये चंपारण की राजधानी मोतिहारी में गए, ठीक है, वेयर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड हिम, कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। यहाँ जैसे मोतिहारी पहुंचे तो वास्ट मल्टीट्यूड यानी एक बड़ी भीड़ ने, किसानों की और सपोर्टर्स की बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया, और उन्होंने यहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशन यानी अपनी जांच पड़ताल जो थी वो जारी रखी, इनजस्टिस के बारे में, किसानों के साथ होने वाले अन्याय के बारे में। अब यहां से विजिटेड मेल ट्रीटेड विजिटर्स, यहाँ गांधी जी उन किसानों से मिलने गए जो कि किसी तरीके के दुर्व्यवहार का शिकार हुए थे। एक्चुअली गांधी जी को एक खबर आई थी कि पास के गांव में एक किसान है, उसके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ, उसको पीटा मारा गया है। तो गांधी जी एक हाथी पर बैठकर उससे मिलने के लिए जा रहे थे, पर रास्ते में ही स्टॉप्ड बाय द पुलिस सुपरिटेंडेंट। इसके पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर आया था एक्चुअली, ठीक है, एक दूत आया था, इसने गांधी जी को मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते। ठीक, गांधी जी ने कहा कि चल ठीक है, नहीं जाता मैं। गांधी जी इसके साथ ही, मैसेंजर के साथ ही, उसकी गाड़ी में बैठकर क्या कहते हैं, चल दिए वापस, मिलने नहीं गए किसान से। पर वहां पर पहुंचकर इस मैसेंजर ने गांधी जी को एक रसीद दी जिस पर लिखा था कि आप चंपारण को छोड़कर चले जाएं, मोतिहारी को छोड़कर चले जाएं। गांधी जी ने डिसोबे कर दिया इस ऑर्डर को। गांधी जी ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं मानूंगा। मोतिहारी ब्लैक विद पीसेंट्स स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन। इस दौरान, इन दोनों नोट्स के दौरान दोस्तों क्या होता है कि गांधी जी जब ने मना कर दिया तो उसके बाद कोर्ट से गांधी जी को एक समन आया, ठीक है, क्योंकि उन्हें डिसोबे किया था एक ऑर्डर को। इससे पहले ही गांधी जी ने सारे के सारे लॉयर्स को बुला लिया था, ठीक है, उनके साथ डिटेल्ड प्लान बना लिया था, और ये भी समझा दिया कि अगर मैं नहीं आऊं तो आप लोगों को किस तरह से पेयर्स में, ठीक है, पेयर्स में कोर्ट अरेस्ट देना है, कोर्ट में जाके अरेस्ट हो जाना है। गांधी जी ने समझाया है लोगों को। अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया, गांधी जी हाजिर हुए। वहां पर जज साहब बैठे थे, बाहर गांधी जी के सपोर्ट में नारे लग रहे थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी चारों ओर। कोर्ट हाउस के बाहर केवल गांधी जी के सपोर्ट में नारे लग रहे थे, और वो क्राउड ऐसा था कि अंग्रेजों से संभल भी नहीं रहा था, ठीक है। गांधी रिलीज विदाउट बेल, सिविल डिसओबीडियंस ट्रम्पेट। इस दौरान दोस्तों एक छोटा सा एपिसोड हुआ कि जो जज था उसने गांधी जी से पूछा कि तुम अपनी गलती मानते हो? गांधी जी ने कहा कि यस, ठीक है, आई एम गिल्टी। उन्होंने कहा कि मैं गिल्टी हूं। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे आप पनिश कीजिए, जो भी आपकी पनिशमेंट है वो आप दीजिए। पर जज ने कहा कि तुमने ऐसा किया क्यों? गांधी ने कहा कि मैं उस समय एक धर्म संकट में फंसा हुआ था। देखो, मेरे सामने दो चीज थी, एक थी सर्विस ऑफ द नेशन एंड मैनकाइंड, ठीक है, एक तो देश और मानवता की सेवा करना, दूसरा एक लॉ अबाइडिंग पर्सन बन के रहना, कानून मानने वाला पर्सन बनकर। तो दोनों में से बड़ा क्या था? मैं आया किसके लिए था? देश की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। तो एक ना एक तो ऐसी चीज थी जिसको मुझे डिसोबे करना ही था, या तो मैं इस चीज को डिसोबे करता या इस चीज को। तो मेरे हिसाब से ये छोटी थी, मैं किसी तरीके के ऐसे कानून को मानूं जिससे कि मेरे देश के लोगों को नुकसान हो, मेरे अपने लोगों को नुकसान हो, उनकी आजादी छिने, तो वो कानून तो मैं मान ही नहीं सकता। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने अपनी इनर कंसाइंस यानी अंतरात्मा की आवाज सुनी, और मैंने डिसाइड किया कि मैं मानवता की और देश सेवा की बागडोर संभालूंगा, और इसीलिए मैंने आपके आदेश को मना कर दिया, डिसोबे कर दिया, ठीक है। पर गांधी जी जो थे, इनको क्या कहते हैं, जज ने रिलीज कर दिया, पनिश नहीं किया, जबकि गांधी जी ने अपनी गलती मान ली थी, पनिशमेंट मांगा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाहर जो जबरदस्त स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, ये
लोगों का, सपोर्टर्स का नारे लग रहे थे, ये क्राउड अंग्रेज ऑफिसर से संभाला नहीं जा रहा था। एक ऑफिसर ने आकर जज को कहा कि आप गांधी जी को बोलिए कि वो सपोर्ट करें हमारा। तो गांधी जी ने एक बार में पूरा क्राउड कंट्रोल करा दिया, कोई भी कुछ नहीं बोला, सब शांत हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, सारा क्राउड हैंडल हो गया। यहां पर अंग्रेजों को, उस जज को, उन सभी को, अथॉरिटीज को गांधी की पावर जो थी, गांधी पावर, पावर उनकी क्या थी? पीपल। ठीक है, ये पावर जो थी इसका रियलाइजेशन हो चुका था उन अथॉरिटीज को, वो समझ चुके थे। ठीक है, जिसकी वजह से पहले तो जज ने कहा कि मैं 2 घंटे तक अभी फैसला नहीं सुनाऊंगा, अभी रेस्ट लेंगे, यानी अदालत को मुलतवी किया जाता है। और गांधी जी कहा कि आप बेल के पेपर भर दीजिए। गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं बेल नहीं लूंगा। ठीक है, तो 2 घंटे बाद जब अदालत दोबारा आई, यानी जुटी, असेंबल हुई, तब उसने अपनी गारंटी पर गांधी जी को बेल दे दी और कुछ समय बाद वो केस ही ड्रॉप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि किस तरह का केस बनाते आप एक ऐसे आदमी के खिलाफ जिसके सपोर्ट में पूरी जनता खड़ी है। तो इस तरह से विदाउट बेल सिविल डिसओबीडियंस जो था वो ट्रम्पेट वो जीत गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई। अब यहां पर एक चीज और थी कि गांधी जी ने क्या कहते हैं, कोर्ट को ये बात भी कही थी कि अब हमको मुआवजा चाहिए, यानी रिफंड चाहिए। राजेंद्र प्रसाद और बाकी के लॉयर सोच रहे थे गांधी जी 100% रिफंड मांगेंगे, पर गांधी जी ने मांगा 50%, और बाद में वो सेटल हुआ जाकर 25% पर। ठीक है, लैंड ओनर से 25% मिल गया। ये अमाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बाद में राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी से कहा भी, पर गांधी जी ने कहा कि आप अमाउंट को देख रहे हैं, अमाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उनकी प्रेस्टीज उनसे छीन ली और ऐसे लोगों से पैसा निकलवा लिया जो केवल लेना जानते थे, जो अपने आप को लॉर्ड अबव द लॉ मानते थे, यानी कानून से ऊपर भगवान मानते थे वो अपने आप को। ऐसे लोगों से आपने पैसा निकलवा लिया और उनकी प्रतिष्ठा आपने छीन ली। ये ज्यादा बड़ी चीज है, ये हमारी जीत है, बजाय 25% अमाउंट की। ठीक है, यहां पे क्या होता है, मैं इसको एक बार क्लियर, यहां से क्या हुआ कि कुछ समय के बाद में जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने उन एस्टेट्स को अबेंडन कर दिया, यानी छोड़ दिया, और बाद में ये एस्टेट जो थे रिवर्ट कर दी गई इनको, फार्मर्स को, उनको वापस दे दी गई। लेकिन इस दौरान एक लंबे पीरियड में जो नुकसान हुआ था ना, उस नुकसान की भरपाई करना ही असली उद्देश्य था, पर्पस था गांधी जी का। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी वर्कड हार्ड टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उन्होंने उन किसानों की, उन गरीब लोगों की सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके की रिफॉर्म के लिए काम किया। ठीक है, एलिवेटेड दियर डिस्ट्रेस एडेड बाय हिज वाइफ, अपनी पत्नी की सहायता से उनके दुख को कम किया, उन लोगों की हाइजीन, उन लोगों की हेल्थ, उन लोगों के कपड़ों, उन लोगों की शिक्षा, इन सब चीजों के लिए उन्होंने काम किया। महादेव देसाई, नरहरि पारिक, इन सभी का सपोर्ट इसमें उन्होंने लिया। गांधी जी ने इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाकी के सभी लॉयर्स और साथ ही साथ पूरे के पूरे चंपारण के किसानों को एक एक पाठ पढ़ाया, एक सीख दी। किस चीज की? सेल्फ रिलायंस की, यानी आत्मनिर्भरता की, बाय नॉट सीकिंग हेल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन मिस्टर एंड्रयूज। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मिस्टर एंड्रयूज जो है वो आपके डिवोटी हैं, आपके फॉलोअर हैं, तो क्यों ना आप इनको बुलाएं और अपनी साइड कर लें, जिससे कि ब्रिटिश जितने भी हैं इन लोगों की सारी कार्रवाई की सारी इंफॉर्मेशन हमको इजीली मिल जाएगी। तो गांधी जी ने कहा कि हाँ, हमारी लड़ाई तो है, लेकिन ये लड़ाई इन इक्वलिटी की है, हम इक्वल नहीं हैं। और ऐसे में एक अंग्रेज की सहायता लेकर आप ये साबित नहीं करना चाहेंगे कि आप पहले से ही कमजोर हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मिस्टर एंड्रयूज हमारी साइड आए। हमको जीतना है तो सेल्फ रिलायंट होकर जीतना है, आत्मनिर्भर होकर जीतना है। तो इस तरह से गांधी जी ने
पूरे इंडिया में पहली बार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया और फर्स्ट गो में ही अपनी लॉन्चिंग के साथ ही ये एक ह्यूज सक्सेस बना, जिससे कि चंपारण नाम की जगह पर ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, ये जो व्यवस्था थी, जो अन्याय था, इसका अंत हो गया। तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे, अपना कमेंट्स जरूर छोड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, अगला चैप्टर लेकर जरूर आऊंगा। शुड विजार्ड हेट मॉमी। तब तक के लिए गुड बाय। और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे पिछले वीडियो का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, बाकी की वीडियोस को देखिए। और भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है आपके टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए। तो एग्जाम फीवर को उतारिए आपके अपने चैनल एडू इंग्लिश के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। शेयर कर देता हूँ।